रिबॉर्न ऑफ डेमन किंग एपिसोड 10। समर जहर को इतना अच्छा खेलते हुए देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के कनिष्क को देखा है और उसे हराने से बोलता है कि अरे मुझे नहीं पता था कि जहर इतना ज्यादा अच्छा खेलता होगी। वह अपने मन में ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि 6 साल पहले जहर बिल्कुल साथ और मिसेज राठौड़ के लिए ही अपनी सारी एनर्जी लगा देती थी। उसने कभी भी जहर को ऐसी हर चीज करते हुए नहीं देखा था, ना ही तो वह किसी का विरोध करती थी। अगर कोई उसे परेशान भी करता तो वह सामने वाले इंसान को कुछ नहीं कहती थी। और तनिष्क जो कि हमेशा उसे बेइज्जत करता था, बड़ा बुरा बोलता था, उसके साथ गलत बिहेव करता था, तब भी वह चुप ही रहती थी। ऐसे समय में जब वो चुप रहती थी तो फिर अब यह इतना कैसे बदल सकती है, वो ये बात हजम नहीं कर पा रहा था। और जब भी वो जहर के सामने गया था तो जहर और उसके बीच काम ही बात होती थी, लेकिन फिर भी जहर हमेशा उसको देखकर मुस्कुरा देती थी। और समर भी जहर को समझता था और उसकी रिस्पेक्ट करता था। कम से कम दूसरी लड़कियों के उलट जहर के साथ गलना मिलना उसके लिए बहुत आसान था। और साथ में वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे, क्योंकि दुनिया में उनका कोई भी नहीं था जो उनसे प्यार कर सके, ना ही तो दोनों की माँ की और ना ही दोनों के पापा थे। और अब जब वो जहर को इतनी ज्यादा बोल्ड होते हुए देखते हैं तो वह हैरान रह जाता है। लेकिन झांकी साथ वो जहर के लिए खुश भी था। तभी उसे एहसास होता है कि उसने कुछ समय पहले क्या कहा था, तो वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपनी घबराई हुई नजरों से कनिष्क की तरफ देखने लगता है। हालांकि जब वो कनिष्क की तरफ देखा है तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका ध्यान तो उसकी बातों पर गया ही नहीं, क्योंकि गणेश का तो अपनी आंखें सिर्फ जहर पर ही का हुए था और उसे ही ध्यान से देख रहा था। क्या जब समर को जेट लगता है कि कनिष्क ने उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह एक राहत भरी सांस लेता है। लेकिन अगर उसने यह बात सुन ली होती कि जहर उसकी असली माँ है, जहां फिर से साल पहले वो जहर को जानता था, तो पता नहीं गणेश का कैसा रिएक्ट करता। और फिर समर भी जल्दी से इस बात को संभाल नहीं पाता। तभी उसका ध्यान जाता है कि जहर उनके पास ही आ रही है और वो कनिष्क को देखकर उससे पूछ रही थी कि कनिष्क, क्या तुम इसके साथ खेलना चाहते हो? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कि उसे बच्चों को वापस कर दूंगी। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें जो सिखा सकती हूँ। जैसे ही कनिष्क ये सुनता है तो वह अपनी आंखें सिकोड़कर उसे स्केटबोर्ड को देखता है और फिर जहर से अपनी ठंडी आवाज में बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं ये सीखे। और फिर वह अपनी नजरें एक उसे स्केटबोर्ड पर गधा लेता है। वही उसकी बात सुनकर और उसकी आंखों को स्केटबोर्ड पर टिके हुए देखकर जहर भी अपनी आंखें छोटी कर लेती है और वह समझ जाती है कि एक कनिष्क क्या चाहता है। लेकिन वो बोलने से हिचकिचा रहा है, इसलिए वो उसे स्केटबोर्ड को कनिष्क के हाथों में दे देती है। जैसे ही कनिष्क जहर को बस स्केटबोर्ड खुद को देते हुए देखा है तो वह अपने हाथों को कसकर बीच लेता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर बहुत जल्दी से उसे स्केटबोर्ड को पकड़ लेता है और उसे पर चढ़कर वह भी उसे चलने लगता है। जैसे ही वो स्केटबोर्ड चलाना शुरू करता है तो वह भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ने लगता है। तो लोगों की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ती है। काफी लोग उसकी तस्वीर लेने लग गए थे। स्केटबोर्ड चलते हुए कनिष्क के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वही समर जो कि कनिष्क को कब से देख रहा था, वो जहर की तरफ देखने लगता है और फिर अपने होठों को अपने दांतों से काटते हुए हिचकिचाते हुए जहर से पूछता है कि भाभी, अब आप पूरी तरह से पहले वाली जहर से बहुत अलग है। जैसे ही वो जय बोलता है तो जहर जो कि कब से उसके मुंह से भाभी भाभी सुन रही थी, वह उसे रोकते हुए बोलती है कि समर राठौर, क्या तुम मुझे भाभी बुलाने की जगह मेरे नाम से बुला सकते हो? क्योंकि मैं अब तुम्हारी भाभी नहीं हूँ और तुम्हारे भाई से मेरा 6 साल पहले ही तलाक हो गया था और अब से मेरा तुम्हारे भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए अगर तुम मुझे भाभी बुलाना चाहते हो तो पहले लिए अपने लिए एक भाई ढूंढ लो, इसके साथ में मेरी शादी करवा सकूं। और फिर अपनी आंखों को गोल गोल घुमाकर वह समर की तरफ देखने लगती है। वही समर जब उसकी बात सुनता है तो वह अपने चेहरे पर रंग जैसे भाव ले आता है और फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जहर की बात सुनकर हंसी जा रो, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो पक्का उसका भाई उसे जान से मार सकता था। वही जहर उसकी सिचुएशन समझकर मुस्कुरा देती है और फिर इसका कंधा थापा देती है और जैसे कि उसे पर तरस आ रहा हो। वही जहर को अपने ऊपर तर्ज खाता हुआ देखकर समर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। लेकिन वो जल्दी ही जहर को भाभी बुलाने की जगह उसका नाम लेते हुए उससे पूछता है कि जहर, तुम इतने सालों तक कहाँ थी? तो जहर भी बिना किसी हिचकिचाहट के लापरवाही से उसे बता देती है कि वो इतने सालों न्यूयॉर्क में थी। जैसे ही वो सुनता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वह भी 1 साल तक इंसानों में न्यूयॉर्क में क्या हुआ था और उसने वहां पर सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती ही कही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे हंसे जा रोए, क्योंकि अगर उसे पहले पता होता तो वह 1 साल तक जहर के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था और उसके बाद दोनों भाई एक बेंच पर बैठ जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। तभी वो जहर से पूछता है
कि जहर क्या तुम अब अपनी इश्क के लिए वापस आए हो, क्योंकि उसे पता था कि राठौर परिवार कभी भी कनिष्क को जहर को नहीं सपेगा, ना ही वो उसे उसके साथ जाने देंगे। जहर भी उसके मन की बात समझ गई थी, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो मेरा है वह मेरा है, उसे मुझे कोई नहीं छीन सकता, और कनिष्क तो फिर भी मेरा बेटा है। इतने सालों तक मैंने उसे तनिष्क को दिया इसलिए क्योंकि मैं उसे तब अपने साथ नहीं ले जा पाई थी। अब वक्त आ गया है, अगर वह मुझे मेरा बेटा वापस नहीं देगा तो मैं भी उसे अपना बेटा छीन लूंगी, लेकिन मैं कनिष्क को उसे जैसे घटिया इंसान के साथ अब और नहीं रहने दूंगी। जैसे ही वो सुनता है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह राठौर परिवार को बहुत ज्यादा अच्छे से जानता था, खास तौर पर अपने भाई को। उसके दादा और उसके भाई दोनों ही कनिष्का को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, तो वह किसी भी हालत में कनिष्क को जहर के साथ तो नहीं जाने देते, और इसे जहर की परेशानियां भी बढ़ जाती। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जहर से क्या करे, क्योंकि वो तो जहर को देखकर ही समझ गया था कि इस बार जहर बिल्कुल एक डाकू की तरह ही बिहेव कर रही है, कि अगर राठौर परिवार ने उसे उसका बेटा नहीं दिया तो वह अपने बेटे को उनसे छीन कर ले जाएगी। लेकिन राठौर परिवार से कनिष्क को छीन कर ले जाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि राठौर परिवार जितना दिखने में सिंपल था उससे कहीं ज्यादा अंदर से भयानक था, और कई राज तो उसके अंदर ही दफन हुए हुए थे, जिनके बारे में आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया था। जिसने भी राठौड़ परिवार के उन राजों को बारे में जानने की कोशिश की वह कब कहां पहुंच गए किसी को भी नहीं पता। इसलिए वो जहर के लिए परेशान था, क्योंकि राठौड़ परिवार का हर एक फैमिली मेंबर हद से ज्यादा घटिया और खतरनाक और चाले चलने वाला था। हालांकि अब उसने अपनी आंखों से जहर को तनिष्क को डांटे हुए और उसे पर गुस्सा करते हुए देख लिया था, और तनिष्क भी उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाया था, जिसके कारण अब उसके मन में एक किरण दिखाई दे रही थी कि शायद सच में जहर कनिष्क को अपने साथ रख सकती है। वह भी यह सोचकर खुश था कि कम से कम कनिष्क बच्चों जैसी जिंदगी तो जी पाएगा, क्योंकि तनिष्क राठौड़ की जिंदगी हद से ज्यादा खतरों से भरी हुई थी। कब कोई आकार उसे जान से मार डाले इसका कोई भरोसा नहीं था, और राठौर परिवार में सिर्फ और सिर्फ दादाजी और उसके और तनिष्क के अलावा कोई भी कनिष्क को पसंद नहीं करता था। कुछ सोचकर वो जहर से पूछता है कि जहर, क्या तुमने कभी भाई के साथ वापस अपने रिश्ते में आने के बारे में सोचा है? इस तरह से कनिष्क को एक पापा और एक माँ का प्यार मिल सकता है, और फिर उसे दोनों में से किसी की भी कमी की महसूस नहीं होगी। जैसे ही जहर से सुनते हैं तो वह अपने होठों को सिकुड़ के समर से बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं कभी भी तुम्हारे होश खतरनाक और घटिया भाई के साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। और फिर वो समर को ऐसे देखने लगती है जैसे कि उसकी आंखों के सामने इंसान नहीं कोई अजीब इंसान हो। वही जहर की बात सुनकर तो समर की खोपड़ी ही सुन हो जाती है। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब दे पाता कि तभी जहर उसे पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि समर, तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या मेरा दिमाग खराब है? मैं तुम्हारे उसे घटिया तनिष्क राठौड़ भाई के साथ क्यों रहना चाहूंगी? वो हर देना मेरे को ऑर्डर देता रहता है। से सालों तक उसने मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रखा। अगर मैं ना चाहती और उसकी कैसे न निकलती तो सचमुच में आज भी उसकी कैद में ही रह जाती थी, और ऊपर से अब मुझ पर उसका अबन का कर्ज है जो कि मैं अभी तक नहीं चुकाया। और तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं उसे घटिया इंसान के साथ वापस से रिश्ते में आऊंगी? कभी नहीं। अगर दुनिया के सारे मर्द खत्म भी हो गए तो भी मैं उसे अपने साथ रिश्ते में नहीं लेकर आऊंगी। इसी के साथ वह घूर कर उसे देखती हैं, क्योंकि तनिष्क का नाम सुनकर ही एक बार फिर से जहर का गुस्सा भड़क गया था। हालांकि अब उसने अपनी आंखों से जहर को तनिष्क को डांटे हुए और उसे पर गुस्सा करते हुए देख लिया था, और तनिष्क भी उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाया था, जिसके कारण अब उसके मन में एक किरण दिखाई दे रही थी कि शायद सच में जहर कनिष्क को अपने साथ रख सकती है। वह भी यह सोचकर खुश था कि कम से कम कनिष्क बच्चों जैसी जिंदगी तो जी पाएगा, क्योंकि तनिष्क राठौड़ की जिंदगी हद से ज्यादा खतरों से भरी हुई थी। कब कोई आकार उसे जान से मार डाले इसका कोई भरोसा नहीं था, और राठौर परिवार में सिर्फ और सिर्फ दादाजी और उसके और तनिष्क के अलावा कोई भी कनिष्क को पसंद नहीं करता था। कुछ सोचकर वो जहर से पूछता है कि जहर, क्या तुमने कभी भाई के साथ वापस अपने रिश्ते में आने के बारे में सोचा है? इस तरह से कनिष्क को एक पापा और एक माँ का प्यार मिल सकता है, और फिर उसे दोनों में से किसी की भी कमी की महसूस नहीं होगी। जैसे ही जहर से सुनते हैं तो वह अपने होठों को सिकुड़ के समर से बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं कभी भी तुम्हारे होश खतरनाक और घटिया भाई के साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। और फिर वो समर को ऐसे देखने लगती है जैसे कि उसकी आंखों के सामने इंसान नहीं कोई अजीब इंसान हो। वही जहर की बात सुनकर तो समर की खोपड़ी ही सुन हो जाती है। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब दे पाता कि तभी जहर उसे पर गुस्सा करते हुए बोलती है
कि समर तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या मेरा दिमाग खराब है, मैं तुम्हारे उसे घटिया तनिष्क राठौड़ भाई के साथ क्यों रहना चाहूंगी। वो हर देना मेरे को ऑर्डर देता रहता है, से सालों तक उसने मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रखा। अगर मैं ना चाहती और उसकी कैसे न निकलती तो सचमुच में आज भी उसकी कैद में ही रह जाती थी, और ऊपर से अब मुझ पर उसका अबन का कर्ज है जो कि मैं अभी तक नहीं चुकाया। और तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं उसे घटिया इंसान के साथ वापस से रिश्ते में आऊंगी? कभी नहीं। अगर दुनिया के सारे मर्द खत्म भी हो गए तो भी मैं उसे अपने साथ रिश्ते में नहीं लेकर आऊंगी। इसी के साथ वह घूर कर उसे देखती है, क्योंकि तनिष्क का नाम सुनकर ही एक बार फिर से जहर का गुस्सा भड़क गया था। समर और जहर दोनों ही एक दूसरे के पास बैठे हुए थे जब समर तनिष्क का नाम जहर के सामने लेता है और वापस उन दोनों को एक होने के बारे में बोलता है, तो न जाने क्यों तनिष्क का जिक्र ही जहर को गुस्सा दिला देता था और फिर वो गुस्से से उसको बड़ा बुरा बोलने लग जाती है। वही समर जब उसे इतना ज्यादा गुस्सा करते हुए देखा, हाँ, तो वह भी उसे से डर जाता है। उसे डर था कि कहीं जहर तनिष्क का गुस्सा उस पर ना निकाल दे, इसलिए वो अब चुप रहना ही बेहतर समझता है। वही जहर अभी भी गुस्से से बोले जा रही थी और वो समर के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए बोलती है कि वैसे भी अब बाउंसर कभी भी मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता, इसलिए चलो आप तनिष्क राठौड़ के बारे में भूल जाते हैं। वैसे भी वो मेरे मुंह से अपने तारीफ सुनने के लायक नहीं है। वही समर भी एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हाँ में दिला देता है। जैसे ही कनिष्क ने अपनी स्केटबोर्डिंग पूरी की तो वो जहर की तरफ देखने लगता है। वही काफी सारी लड़कियां उसकी तरफ ही देख रही थी, लेकिन तनिष्क होने पर कोई ध्यान नहीं देता। इसके बजाय वो अपने कदम समर और जहर की तरफ बढ़ा देता है। वही कनिष्क को अपने पास आते हुए देखकर जहर भी मुस्कुरा देती है और बिना किसी हिचकिचाहट के कनिष्क को अपने गले लगा लेती है और जोर से उसकी गाल को चूम लेती है और खुशी से उसे बोलती है कि कनिष्क, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। इस समय उसे अपने जीन पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसका बेटा उसी की तरह टैलेंटेड है और उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। वही जहर की हरकत देखकर कनिष्क ने भी अपने दोगे सी कोड ली थी और फिर अपना हाथ ऊपर उठाकर वह अपनी गाल को साफ करते हुए अपना मुंह बना लेता है और जहर से बोलता है कि आप मुझे ऐसा नहीं कर सकती, यह बहुत गंदा है। जैसे ही जहर अपने बेटे के चेहरे के एक्सप्रेशन देखी है तो वह मुस्कुरा देती है। उसे कनिष्क के ऐसा करने जब बोलने से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और फिर वो उसकी तरफ अपनी करके जब करते हुए देखने लगती है और वही जहर को एक बच्चे की तरह बिहेव करते हुए देखकर कनिष्क हैरान रह जाता है। तुझे हर उसे बोलता है कि मैं तो बस अपना प्यार जाहिर कर रही थी, छोटे बच्चे तो मैं ऐसा कैसे बोल सकते हो। वही कनिष्क अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसे पता था कि जहर बहुत ज्यादा जिद्दी है। अगर वो एक बात कहेगा तो जहर उसके सवाल का अलग अलग तरीके से जवाब देगी। इसी बीच समर पूरी तरह से हैरान था जब वह अपने सामने का नजारा देखा है जो कनिष्क किसी को खुद को टच करने नहीं देता था और उसे इंसान से दूरी बनाकर रखता था। आज वो बिल्कुल भी दूरी नहीं बना रहा था और ना ही जहर को खुद को टच करने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे जमोफोबिक था तो वह किसी को भी अपना चेहरा चूमने की इजाजत नहीं देता था और उसकी ऐसी चीजों से भी नफरत थी कि अगर उसके आसपास गंदगी हो जहां कोई उसे के करीब आए वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता था। वो तो ये सोचकर हैरान था कि जो कनिष्क तनिष्क को भी खुद से 1 फीट की दूरी पर रखता था वो जहर को खुद कितने करीब रख रहा था। अगर तनिष्क ये देख लेता तो शायद वो सब में से अपने बेटे को देखने लगता और वो इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं होता कि कनिष्क जहर को अपने करीब आने दे, और उसे बहुत ज्यादा जलन भी होती यह सोच करके उसका बेटा उसे खुद अपनी करीब नहीं आने देता और एक नैनी के करीब जा रहा है। वही कनिष्क जब समर की नजरों को अपने ऊपर नोटिस करता है तो वह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाता है, लेकिन फिर उसकी आंखें कठोर हो जाती हैं क्योंकि वह जानता था कि इस समय समर के मन में क्या चल रहा है। वो अपनी सर्द आवाज में उसे बोलना है कि मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, टाइम बहुत हो गया है हमें घर से बाहर आए हुए। कहीं जहर जब कनिष्क की बात सुनती है तो वह भी अपना सर हमें हिलाते हुए बोलती है कि ठीक है चलो घर चलते हैं, तुमने सही बोला, बहुत टाइम हो गया हमें जहां पर आए हुए। वो जानती थी कि आखिरकार कनिष्क कभी भी एक बच्चा है और उसने इतने टाइम तक फुटबॉल और स्केटबोर्डिंग के साथ खेला है तो वह सचमुच थक गया होगा। इसके अलावा वो अभी कमजोर था और वो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि इनसे सालों में कनिष्क की हेल्थ में थोड़ा बहुत ही सुधार आया था। अगर तनिष्क उसकी खास ध्यान नहीं रखता तो शायद आज कनिष्क को उसके सामने भी ना होता। वो इसलिए अपने बच्चों को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। और फिर वह तीनों रात और हवेली के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो जहां पर पहुंचते हैं तो जहर ने कनिष्क का हाथ पकड़ा हुआ था और वह भी उसके साथ चल रहा था। वही समर भी चुपचाप आज्ञाकारी रूप से उन दोनों के साथ ही चल रहा था। जहर कनिष्क को उसके रूप में ले जाती है
क्योंकि कनिष्क आज से पहले भी कभी इस तरह के खेलों में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा थकावट फुल हो रही थी और वह जल्दी से फ्रेश होता है और फिर गहरी नींद के आगोश में चला जाता है। उधर दूसरी तरफ तनिष्क खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ राठौर कॉर्पोरेशन में लौट आया था और जैसे ही वो अपने केबिन में अपना कदम रखता है तो वह सामने का नजारा देखकर अपने कदम रोक लेता है और उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं क्योंकि उसके केबिन में समीर खुराना उसकी गर्लफ्रेंड कब से उसके आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अपनी आंखों के सामने तनिष्क को देखते हैं तो वो जल्दी से उससे पूछता है कि तनिष्क क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी और वो उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर से पूछता है कि बताओ ना तनिष्का, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। वही तनिष्क जावा समीर के चेहरे पर परेशानी वाले भाव देखा है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन शांत हो जाते हैं और वह अपने नर्म आवाज में उसे बोलना है कि कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे ही समीर उसकी बात सुनती है तब वो अपना सर हमें हिला देती है और फिर आगे कुछ पूछने वाली ही ठीक है तभी उसके कानों में एक बार फिर से तनिष्का की आवाज पड़ती है जो कि उसे बोल रहा था कि मेरा आज रात राठौर मैंशन में, चलो डिनर साथ में करेंगे। जैसे ही समीर जी सुनती है तो वह खुश हो जाती है और बोलती है कि जरूर मैं तुम्हारे साथ राठौर मैंशन जाऊंगी। समीर को शायद ही कभी राठौर परिवार से मिलने का मौका मिलता था, खासकर तब जब तनिष्क के दादाजी आसपास होते थे। वह तब राठौर परिवार में जाने के बारे में सोचती भी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि उसके दादाजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हालांकि जब उसे इतनी इश्क के दादाजी की दुर्घटना के बाद हालत खराब हुई थी और वह अस्पताल में थे तब से वह अक्सर राठौर जिला में जाती रहती थी और आज जब वो तनिष्का के मुंह से अपने साथ जाने के बारे में सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तनिष्क उसके मुंह से यह सुनकर के बॉस के साथ जाना चाहती है तो वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं अपना काम खत्म कर लूं, उसके बाद हम वापस चलेंगे। वही उसकी बात सुनकर समीर के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने मन में अपनी और तनिष्क के बारे में सोचने लगती है। उसे लगता है कि बहुत जल्द ही तनिष्का की बीवी बन जाएगी और वह ये सोचकर ही खुश, ठीक है, आज तनिष्का आगे से उसे अपने मेंशन में लेकर जा रहा है। हालांकि अगले ही पल जब उसके दिमाग में कनिष्क का ख्याल आता है तो उसके चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं और उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भेज लिया था। वो खुद से ही बोलती है कि बस वह एक बार मिसेज राठौड़ बन जाए, उसके बाद वो कनिष्क को भी ठिकाने लगा देगी। राठौड़ कॉर्पोरेशन, जहां तनिष्क अपना ऑफिस का काम कर रहा था, वही समीरा कब से सोफे पर बैठी हुई उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तनिष्क ने उसे पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि अपना पूरा ध्यान उसने अपने काम पर लगा दिया। इस समय उसका सिर नीचे झुका हुआ था लेकिन फिर भी उसके आंखों के सामने बार बार ना चाहते हुए भी जहर का चेहरा आ जाता था, जिसके कारण उसका गुस्सा, नाराजगी और भी इमोशंस उसके अंदर उमड़ रहे थे। आखिर में वो जब ये शहर नहीं पता तो वह अपनी चेयर से खड़ा होता है और अपने मन में जहर को गाली देने के बाद वह घर जाने के बारे में फैसला करता है। क्योंकि काम तो वो अच्छे से नहीं कर पाता था, वही समीरा जो कि उसके हर एक इमोशंस को देख रहे थे, वो जब उसे खड़े होते हुए देखते हैं तो वह भी खड़ी हो जाती है। उसने इस बात का अंदाजा तक नहीं लगाया होगा कि तनिष्का उसे प्यार की वजह से राठौड़ परिवार की हवेली में नहीं लेकर जा रहा, बोल के वह तो जहर को उकसाने के लिए ही उसका इस्तेमाल करने के लिए वहां लेकर जा रहा है, क्योंकि वो समीरा को उसके सामने लाकर में जहर को परेशान करना चाहता था। तनिष्क को ये भी पता था कि जहर को कैसे दुखी करना है। वह अपने मन में बोलता है कि जहर सिंघानिया, बस रुको और देखा कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वहीं दूसरी ओर राठौड़ परिवार का मेंशन, जहां जहर को चक्कर आ रहे थे, वह जानती थी कि उसे ठंड लग गई है और उसने रामू काका को बोलकर सर्दी की दवाई भी मंगवा ली थी और जैसे ही उन्होंने उसे दवाई लाकर दी तो वह ले भी देती है और वह देख सकती थी कि कनिष्क अपने कमरे में है, इसलिए वो उसके कमरे में नहीं गई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो गलती से भी कनिष्क को भी बीमार ना कर दे, इसलिए वह अब कनिष्क को खुद से दूर रखना चाहती थी। कनिष्क की हेल्थ की सिचुएशन बिल्कुल चाहत की हेल्थ की सिचुएशन से मैच करती थी। जब भी उन दोनों को सर्दी लगती तो वह जल्दी ही निमोनिया में बदल जाती थी। जहर को ये भी पता था कि उसकी 2-3 दिन से नींद नहीं पूरी हुई है और वह इधर उधर काम करने के चक्कर में बहुत बिजी थी और इसलिए वो हद से ज्यादा थक गई है। इसके अलावा 6 साल पहले बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी हालत गंभीर थी, इसलिए जब भी उसे सर्दी लगती थी तो वह जल्दी ही गहरी नींद के आगोश में चली जाती थी, जिसे से उसे जगाया भी नहीं जा सकता था। हालांकि एक बार जब वो होश में आ जाएगी तो वह जल्दी ही ठीक भी हो जाएगी, लेकिन अगर वह सोते समय कोई उसे परेशान कर दे तो वह जा खुद परेशान हो तो वह करवटें ही बदलती रहती थी, उसे नींद नहीं आती थी। अब राठौड़ मैंशन में उसे पता था कि उसे नींद नहीं आनी चाहिए। अगर तनिष्क को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगा, लेकिन वो अपनी थकावट को दूर नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो हाल में बैठकर रेस्ट करने का फैसला करती है।
हालांकि जब वो वहां पर बैठी तो जल्दी ही वो सो भी जाती है। जब एक नौकर जाकर उसे देखता है तो उसने उसे जगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी वहां रामू काका आ जाते हैं और उसे नौकर को रोक देते हैं, तो वो नौकर चुपचाप वहां से चला जाता है। रामू काका को पता था कि तनिष्क जानबूझकर जहर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए जानबूझकर जहर को 6 बजे जहां आने के लिए बोला है था, जो शाम को वह अपना सारा काम निपटाकर जहां से जा सके, और जहर ये सब नहीं सहन कर पा रही थी। 24 घंटे काम करना और बाहर जाने से पहले भी नींद पूरी न होना, ये सब होने के कारण वो बहुत ज्यादा थक गई होगी, इसलिए वो चाहते थे कि जब तक जहर रेस्ट ना कर लेती तब तक कोई भी उसे ना उठाए। उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं थी। रामू काका को भी पता था जहर उनकी बेटी जैसी है और इसलिए वो जहर की बहुत ज्यादा परवाह करते थे। यही वजह थी कि वह नौकरों को उसे परेशान नहीं करना देना चाहते थे। जहर शाम तक सोती रही जब तनिष्क समीरा को लेकर राठौड़ मैंशन पहुंचता है और सभी नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे और पूरी हवेली में शांति छाई हुई थी। जहर को ढूंढते हुए वह पूरे मैंशन को स्कैन कर रहा था। जब उसे जहर दिखाई नहीं देती तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, लेकिन इधर उधर देखने के बाद भी जब उसे जहर नहीं दिखाई देती तो उसका चेहरा भी काला पड़ जाता है और जल्दी से वह रामू काका के पास जाकर उनसे कुछ पूछता कि तभी रामू काका का ध्यान उसे पर जाता है और वह जल्दी से उसे ग्रेट करते हुए बोलता है कि सर और मिस खुराना आप आ गए। तो तनिष्क अपने रूड आवाज में उनसे पूछता है कि वह कहाँ पर है। वही उनका इशारा समझकर रामू काका उसे कुछ बताने ही वाले थे कि तभी तनिष्क का ध्यान जहर की ओर चला जाता है। इससे पहले कि अंकल उसे कुछ जवाब दे पाते, रामू काका की बात को बिना सुने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और फिर वह जहर की ओर अपनी कदम बढ़ा देता है। तनिष्क को इसका कारण नहीं पता था, लेकिन फिर भी कभी कभी जहर को इस तरह देखकर उसे का दिल जोरों से धड़कने लगता था और जब वो जहर को नहीं देखता था तो उसे बेचैनी होने लग जाती थी। उसने जहर को जहां पर नैनी के काम पर रखा था, लेकिन फिर जहर को सोते हुए देखकर उसे गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि जहर में राठौड़ परिवार के विला को अपने घर की तरह ही माना था और उसे लग रहा था कि जहां उसका मन करता है तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो खुलेआम भी जहां पर सो सकती है, जिसके कारण उसकी शर्ट थोड़ी सी ऊपर उठ गई थी और उसकी गोरी कमर दिखाई दे रही थी, जिस पर नजर पड़ते ही तनिष्क की नजरें गहरी हो जाती है। वही तनिष्क की हरकतें देखकर समीरा भी हैरान रह जाती है, लेकिन वो जल्दी से उसका पीछा करती है। उसने सोचा था कि वह उससे पूछ सकती है कि कनिष्क इस समय कहां पर है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने जहर को देखा तो वह डर से पीली पड़ जाती है और वह इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जब समीरा तनिष्क के पीछे पीछे हाल में आते हैं तो सामने का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। उसका चेहरा डर के मारे पीले पड़ जाता है और उसके पैर कांपने लगाते हैं। उसने अपने हाथों की मुठियां कसकर बंद की हुई थी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हुई थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कोई और नहीं, जहर सोफे पर ही सोई हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। जहां तनिष्क जहर को दूर कर देख रहा था, वही समीरा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा था कि वो आज फिर कनिष्क को धमकाने के लिए उसके रूम में जाएगी और फिर वह पूछने के लिए तनिष्क की तरफ देख ही रही थी कि कनिष्क कहाँ है, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी जहां जाकर उसकी मुलाकात जहर से हो जाएगी और वो जहर को देखकर इतना ज्यादा हैरान हो जाएगी और डर जाएगी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। समीरा को नहीं पता था कि जहर की ओल्ड मिस्टर राठौड़ ने तनिष्क से शादी क्यों करवाई और वह जहर को ही क्यों इतना अच्छा मानते थे और सिर्फ जहर को ही तनिष्क की बीवी बनने पर उसे समय इतना जोर क्यों दिया था। और वो कभी भी समीरा को राठौड़ परिवार में नहीं लाना चाहते थे, बल्कि वो ये भी अच्छे से जानते थे कि जहर की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। उसके पास ना तो पैसा था ना ही पावर थी, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने समीरा जिसके पास स्टेटस था उसे छोड़कर जहर को क्यों चुना। शादी होने के बाद अगले दिन ही वो मुंबई शहर और तनिष्क को छोड़कर हमेशा के लिए जहां से चली गई थी और जब वो 6 साल तक तनिष्क के साथ रही थी कभी भी उसके करीब नहीं आने की कोशिश की, लेकिन उसका जहर के साथ शादी वाला रिलेशन था। इस एहसास में ही उसे अंदर तक जकड़ कर रख दिया। उसे जहर से हद से ज्यादा जलन और नफरत हो रही थी। इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जलन से मार ही जाएगी। वो अपना एक कदम आगे बढ़ना चाहती थी और जहर के गाल पर थप्पड़ लगाकर उसकी बेइज्जत करना चाहती थी, क्योंकि अगर जहर उसकी जिंदगी में ना आती तो शायद वो अब तक मिसेज राठौड़ बन चुकी होती। वो अपने मन में ये सोचती है कि यह तो मर गई थी, फिर जो जिंदा कैसे है, क्या चीज पहले मेरी नहीं थी? अगर मुझे मार गई थी जहां से चली गई थी तो फिर अब ये वापस क्यों आई है, क्यों आई है यह वापस? जहां उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, वही तनिष्क जहर पर चिल्लाते हुए बोलता है कि जहर सिंघानिया, क्या तुम अपनी पहचान के बारे में भूल गई हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें जहां पर नैनी बनकर रहना होगा और मेरे बेटे के सारे कामों को करना होगा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे खुलेआम हाल में सोने की?
तनिष्क की ऐसी आवाज सुनकर जहर की नींद खुल गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। हालांकि उसे लग रहा था कि वह सोने के बाद आराम फील करेगी और उसका सिर दर्द कम हो जाएगा। लेकिन अब जब उसने देखा कि कोई उसे पर चिल्ला रहा है और जियो इंसान उसे पर चिल्ला रहा था, उसकी आवाज सुनने करके एक बार फिर से उसके सिर में दर्द होना शुरू हो गया था, जो कि उसे का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी था। और ऊपर से वो चिड़चिड़ी भी हो गई थी, इसलिए वो अपनी गुस्से से तनिष्क से बोलता है, अरे क्या तुम चुप नहीं हो सकती? तनिष्क राठौर, तुम इतना घटिया क्यों हो? तुम रात सोने भी नहीं देते, हमेशा चिल्लाते रहते हो। वही जब तनिष्क को उसकी बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह आसपास देखता है कि कहीं कोई नौकर तो नहीं, जैसा नहीं जहर की बात सुन ली हो। लेकिन आसपास कोई भी नहीं था शिवाय रामू काका के, इसलिए वो थोड़ा शांत होता है और फिर अपने गुस्से भरे चेहरे के साथ एक कदम आगे बढ़ाता है और जहर को हिलाने लगता है, जिसके कारण जहर को भी ऐसा महसूस होता है कि केवल अभी उल्टी करते की, जिसके कारण वो जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और एक बार फिर से तेजी से आंखें खोलने के कारण उसकी आंखों और सिर में दर्द होना महसूस होता है और वो तनिष्का को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जितना वो ज्यादा उसको दूर करने की कोशिश करती तनिष्क, उतना ही ज्यादा उसे तंग करने लग जाता। और इस समय तनिष्का किसी भी तरह से जहर से अपना बदला लेना चाहता था। जब वह जहर कैसे चेहरे पर परेशानी और गुस्सा देखा है तो जहर को परेशान करने में उसे बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा था। वही हाल में हो रहे हंगामा की आवाज सुनकर कनिष्क भी जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो सामने का नजारा देखा है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता और घूरकर अपने पिता को देखने लगता है। इस समय उसके चेहरे के भाव अजीब से थे, उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। वहीं समीरा के मुंह से भी आवाज नहीं निकल रही थी, उसकी नजरें तो बस जहर पर ही टिकी हुई थी। जहर जो कि अब तनिष्क के चिल्लाने और उसका उसे परेशान करने के कारण अपनी आंखें पूरी तरह से खोल देती है। क्योंकि उसकी आंखें पहले बार बार जापक रही थी तो उसकी नजरें जाकर सामने समीरा पर ठहर से जाती हैं। समीरा को देखकर उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है और फिर वो बिना हिचकी चाहत के तनिष्क की तरफ देखते हुए उसके मन में जो ख्याल चल रहे थे उनको सामने उजागर करते हुए टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि प्रेसिडेंट राठौड़, तुम सच में बहुत ज्यादा घटिया हो। ऊपर से तुम्हारे के जो तरीके हैं ये बहुत ज्यादा घटिया है और उनमें से ज्यादा घटिया तुम्हें पता है कौन है? वो कोई और नहीं तुम हो। जैसे ही वो जहर की बात सुनता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह अपना हाथ जहर के ऊपर से हटा देता है। वही जहर ने अपने सामने वाले जोड़ पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह शांत हो जाती है। वही तनिष्क को जहर का ऐसा बिहेव देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगता था कि समीरा को जहां लाने के कारण जहर को उकसा सकता है और उसको परेशान कर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब जहर के मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, जिसके कारण वो निराश हो जाता है। जब वह देखता है कि जहर ने उसे और समीर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, तभी उन दोनों बेशर्म के कानों में जहर की आवाज पड़ती है जो कि उसे बोल रही थी कि प्रेसिडेंट राठौर, सतर्क रहना और किसी दुर्घटना से बचाना, तुम दोनों दो मुंह हैं लोगों से अच्छा है। और फिर वो तनिष्क को देखकर शैतानी हंसी हंसते हुए बोलती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी इस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को जहां पर क्यों लाए हो, तुम समझ तो गई ही होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। और फिर वो अपनी दो निभाई हवा में फैलाकर समीर की तरफ देखते हुए उसे भी बोलती है, क्यों मिस समीरा, तुम तो बहुत अच्छे से समझ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। वहीं जहर किस तरह बोलने से समीरा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलता। सच कहे तो जहर और समीर एक दूसरे को जानते नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। अगर बात की जाए तो समीर तो अब जहर से हद से ज्यादा नफरत करती थी और वह उसे जान से मार देना चाहती थी, क्योंकि जहर ने तनिष्क के बेटे को जन्म दिया था जो कि समीर के रास्ते का कांटा था और वो कभी भी उसे अपने रास्ते से हटा नहीं पाई थी। और अब जब उसने सोचा था कि वह उसे अपने रास्ते से हटा देगी तो अब जहर अचानक से वापस आ गई थी, जिसके कारण वो पूरी तरह से घबरा गई थी। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर जहर वापस आ गई है तो अब उसके और तनिष्क का रिश्ता ज्यादा टाइम तक नहीं देख पाएगा। और अब वो जब आमने सामने थी तो वह जहर को अभी कुछ बोल पाती, जा उसका सामना कर पाती, उसके बोलने जा कुछ करने से पहले ही जहर ने उसे पर अपनी तीखी बातों से हमला कर दिया था और वह अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए वह तनिष्क की तरफ देखती है जिसके चेहरे के भाव अजीब से थे। जहां नेत्र को डिस्चार्ज मिल गया था वहीं दूसरी ओर पूनम की हालत अभी भी खराब थी। हालांकि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उसकी बॉडी पार्ट्स उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसका पैर फ्रैक्चर हो जाने के कारण वो चल भी नहीं पा रही थी और एक नर्स 24 घंटे उसके साथ रहती थी। और पूनम का भी नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया था, वो देरी सहमी से रहते थे, लेकिन जब मोनिका उसके पास होती थी तो उसे थोड़ी
बहुत हिम्मत मिल जाती थी और वो सबके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देती थी और अपनी अमीरगिरी झड़ना शुरू कर देती थी। वही पायल भी इंडिया आ चुकी थी और वो मोनिका और अपने पापा से मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया था कि नेत्र उसका जवाब दे सके, क्योंकि अब तक पायल को नेत्र की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि नेत्र कहाँ है और किस हालत में है। वो बार बार नेत्र की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती थी लेकिन निकल नहीं पाती थी, जिसके कारण वो हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। वहीं दूसरी और पूनम की न्यूज अचानक से इंटरनेट पर वायरल होने लगती है, जिसमें वो मिस्टर ध्रुव के साथ इंटीमेट हो रही थी और ग्रुप भी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, जो कि पूरे दुनिया को चौंकाने के लिए काफी थी, क्योंकि पूनम ने दुनिया वालों के सामने अपनी कैरेक्टर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पूनम की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी, और अब तक उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि मोनिका ने साफ साफ सबको ऑर्डर दिया था कि पूनम को इसके बारे में कोई भी नहीं बताया। और मोनिका भी हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, क्योंकि जहां उसे लग रहा था कि अब उसके हालात सुधर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उसके हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे और संजय बख्शी और उसका डाइवोर्स होने की कगार पर था। बस अब तक उसने साइन नहीं किए थे और संजय बख्शी ने उसे से दूरी बना ली थी। अगर ऐसा ही चला रहा तो बहुत जल्द उसका और संजय का रिश्ता भी पूरी तरह से खत्म हो सकता था। मोनिका अब कुछ ना कुछ सोचना चाहती थी जिससे उसका और संजय का रिश्ता कायम हो सके, और इसलिए उसने पायल को इंडिया बुलाया था। पूनम की वीडियो जब इंटरनेट पर वायरल होती है तो सब लोग पूनम को खुश रहे थे और पूनम को गंदी गालियां दे रहे थे कि यह लड़की ऐसा कैसे कर सकती है दूसरों के सामने, जी इतना अच्छा बढ़ाने का नाटक करती है और पीठ पीछे की ऐसी है। किसी ने नहीं सोचा था कि वो पूनम की ऐसी किसी के साथ हम बिस्तर होते हुए वीडियो देखेंगे। उनके सबको पता था कि पूनम बिहार की गर्लफ्रेंड है, और मुझे भी पता था कि बिहान और पूनम की एंगेजमेंट टूट चुकी है, और यह उसी रात की वीडियो है जब उन दोनों की एंगेजमेंट टूटी थी। सभी लोग पूनम का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे कि तो क्या हुआ अगर उसे की एंगेजमेंट टूट गई थी, वो बिहार से प्यार तो करती थी, फिर वो कैसे किसी और के साथ हमबिस्तर हो सकती है। अगर वो बहन से सच्चा प्यार करती तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती। इसलिए सभी लोग पूनम को भला बुरा बोल रहे थे, और जितना दादा ठाकुर इस न्यूज को दबाने की कोशिश करते कि न्यूज उतनी ही ज्यादा वायरल होने लगती, जिसके कारण वह भी अब परेशान हो चुके थे। ऊपर से मोनिका बार बार उन्हें यही बोलकर परेशान कर रही थी कि दादा ठाकुर आपको मेरी मदद करनी ही होगी। दादा ठाकुर को अब मोनिका पर भी हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने जी साफ देख लिया था कि किस तरह से मोनिका ने अपनी बेटियों को बिगाड़ कर रखा हुआ है। और पूनम तो हद से ज्यादा बदतमीज लड़की है। अगर वो ऐसे ही पूनम को बचाते रहे तो एक दिन पूनम के कारण वो खुद भी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वहीं दूसरी ओर दर्शित और नेत्र दोनों ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दर्शित ने नेत्र को वो सब सच बता दिया था जो कि पूनम ने उसके साथ किया था। जब नेत्र को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने मन में सोचती है कि वो पूनम को अच्छा सबक सिखा कर रहेगी, और जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई थी वो किसी और की नहीं, नेत्र की ही कार्रवाई हुई थी। वो अब किसी भी तरह से पूनम जब पक्षी परिवार को छोड़ने नहीं वाली थी, इसलिए वो जल्दी से रिया को फोन करती है। रिया जो कि इस समय अभी अभी आपने फोटोशूट से फ्री हुई थी, वो जब नेत्र की कॉल देखी है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नेत्र से पूछता है, आई है मेरी जान, क्या तुम्हें तुम्हारे हैंडसम हस्बैंड से टाइम मिल गया जो तुम अब मुझे कॉल कर रही हो। तो नेत्र उत्सव पर बीफारते हुए बोलती है कि रिया ऐसा कुछ नहीं है, जितना तो मैं बोल रही हूँ उतना करो। मुझे जल्द से जल्द मोनिका के खिलाफ हर एक सबूत चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है उसको दुनिया के सामने बदनाम करने का। बहुत शौक है ना उन दोनों माँ बेटी को। अब मैं बताऊंगी कि नेत्र बख्शी क्या चीज है। जैसे ही मुझे बोलती है तो प्रिया उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो नेत्र अपनी बात ना बताते हुए बोलती है, कुछ नहीं, अब मैं ज्यादा टाइम तक शांत नहीं बैठ सकती। वैसे भी अब बहुत टाइम हो गया है, मैंने कोई खेल नहीं खेल और अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहती हूँ। जैसे ही वो जय बोलती है तो रिया बोलती है कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं अपने आदमियों को पता करने में लगाती हूँ। उसके बाद दोनों कुछ और बात करती है और कॉल काट देती है। वहीं तीसरी और अग्निहोत्री हवेली, जहां पर पूरा अग्निहोत्री परिवार हॉल में बैठा हुआ था कि तभी एक नौकर आता है जिसके हाथों में एक लिफाफा था, और वो सर झुकाते हुए दर्शित की सौतेली मां के सामने उसे लिफाफे को करते हुए बोलता है कि मेन साहब जी आपका
नाम पर पार्सल आया है, जैसे ही दर्शन की सौतेली माँ जिसका नाम था देविका, वो जब ये सुनती है तो वो उसके हाथ से पार्सल लेते हुए बोलती है, मेरे लिए पार्सल किसने भेजा है? तो वो कुछ नहीं बोलता और वहां से अपना सर झुका कर चला जाता है। तो हर्षवर्धन अग्निहोत्री देविका से बोलते हैं, अरे देविका बहू, देख लोग तुम्हें किसने भेजा है, क्या पता इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन हो। तो देविका भी से रहते हुए बोलती है कि जी दादा, मैं अभी चेक करती हूँ। उसके बाद वह उसे लिफाफे को ओपन करती है और उसे लिफाफे को खोलकर जैसे ही वो उसमें पड़े हुए डॉक्यूमेंट को बाहर निकलती है और उसे खोलकर रीड करने लग जाती है, तो उसके हाथ काम करने लगते हैं और वो बड़बड़ाने लगती है कि नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। जैसे ही वो ये बोलता है तो वो उन डॉक्यूमेंट को फाड़ने की कोशिश करती है, तो उसके पास ही बैठा हुआ उसका पति दर्शन का पिता, जिसका नाम था अविनाश अग्निहोत्री, वो जल्दी से उसके हाथ से पेपर्स को छींटे हुए पूछता है कि क्या हुआ देविका, तुम इतनी ज्यादा घबराए हुई क्यों हो और क्या लिखा है इन पेपर्स में, कौन क्या नहीं कर सकता? जैसे ही देविका के सुनती है तो वो जल्दी से अविनाश का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि अविनाश, तुम्हारा बेटा मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज उसे रोक को, वो ऐसा नहीं कर सकता। इतने सालों की मेहनत लगी है मेरी इस पर, भले ही इस जगह को उसकी माँ ने खरीद हो जाए, इसे शुरू उसकी माँ ने किया हो, लेकिन आप ये सब कुछ मेरा है, मैंने मेहनत की है इस पर। लेकिन अविनाश तो उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा था और वो जल्दी से उन पेपर्स को लेकर रीड करने लग जाता है। जैसे जैसे बोर्ड पेपर्स को रीड कर रहा था, उन्हें के चेहरे के बाद जीरो होते जा रहे थे। तो हर्षवर्धन जी, जो कि कब से शांत बैठे हुए थे, वो उससे पूछते हैं कि क्या है इसमें जो तुम दोनों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? तो अविनाश बोलता है कि कुछ नहीं है दादा, दर्शित ने नोटिस पेपर भेजे हैं, क्योंकि जी कंपनी को देविका चल रही है। आप तो जानती ही हैं कि यह कंपनी उसकी मां की है और सावित्री जी ने ही इसे शुरू किया था, इसलिए उसने वीकली नोटिस भेजा है कि अब उससे देविका का उसे कंपनी पर कोई हक नहीं है। और अगर देविका ने आज के बाद उसे कंपनी में अपना कदम रखा, जहां फिर कंपनी के नाम से कोई काम करने की कोशिश की, तो वह देविका को माफ नहीं करेगा और वह उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और उसने ये भी बोला है कि अग्निहोत्री परिवार में से कोई भी इंसान उसे कंपनी के इर्द गिर्द घूमने नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी अग्निहोत्री परिवार पर एक्शन ले सकता है, क्योंकि उसके पास उसे कंपनी के राइट्स है और उसकी मां ने वो कंपनी पूरी की पूरी करने के बाद उसके नाम की हुई थी, और बच्चा होने के कारण हम उसे ये कंपनी नहीं दे पाए थे और देविका इस कंपनी को चलाने लगी थी। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि दर्शित इस बात को इतना ज्यादा सीरियस लेकर, और अब जब उसने सीरियस लिया है तो मैं इस काम में नहीं बोलूंगा, क्योंकि जी उसकी मां की कंपनी है और के उसे अब उसकी है और उसका इस कंपनी पर पूरा हक है। जैसे ही देविका जी सुनती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह अविनाश से हैरानी में पूछता है कि अविनाश, आपका कहने का क्या मतलब है? उसे कंपनी को जहां तक पहुंचा मैंने है, तो आप कैसे उसे कंपनी को दर्शन को दे सकते हैं? आप जानते हैं कि वो लड़का कितना ज्यादा बदतमीज है, वह मुझे अपनी मन नहीं मानता। तो अविनाश भी गुस्से से सौंफ से खड़े होते हुए बोलते हैं कि बस देविका, बहुत हो गया तुम्हारा जी ड्रामा। तुम पहले से ही जानती हो कि यह कंपनी किसकी है, और अब जब इसका ओनर खुद इसे अपने अंदर करना चाहता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और अब उसे तुम्हारा उसे कंपनी पर कोई हक नहीं। और वैसे भी मैंने तुम्हें इस कंपनी को चलाने इसलिए दिया था कि जब दर्शन बड़ा हो जाएगा तो वो जिस कंपनी खुद चलाएगा, इसलिए तुम भी इस बात के लिए सहमत हो गई थी। तो अब तुम इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही हो कि दर्शित इस कंपनी को नहीं चला सकता? बोलो मत कीजिए, कंपनी अब उसकी है, इसलिए मैं भी दर्शित के साथ साथ तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि आज के बाद तुम मुझे उसे कंपनी में आसपास नहीं दिखाई देनी चाहिए। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी इस कंपनी पर कोई मेहनत नहीं लगी है, बस इस कंपनी की जो ज्वेलरी है वो सब पर तुम्हारी कुछ फोटोशूट्स होते हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि जी तुम्हारी मेहनत है। अगर सावित्री ने वह डिजाइन्स नहीं बने होते और इस कंपनी को अच्छे से मेंटेन नहीं किया होता, तो तुम कभी भी इस कंपनी को नहीं बांध पाए होती। और मैं तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सावित्री कीजिए मेहनत बर्बाद हो जाए। जैसे ही वो के बोलता है, उसके बाद वो वहां से चला जाता है। हर्षवर्धन जी भी कुछ नहीं बोलते और अपनी पकड़ अपनी छड़ी पर काश लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि दर्शन ये सब क्यों
कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि देविका ने अब ऐसा क्या कर दिया कि दर्शन देविका को अपना टारगेट बना रहा है। और वह वहां से चले जाते हैं और जाते हुए देविका से बोलते हैं कि देविका, अब से तुम ऐसा कोई काम मत करना कि अविनाश तुमसे और गुस्सा हो, और साथ में सोनिया को भी अब जहां पर बुला लो। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है सोनिया को दर्शित की जिंदगी में लाने का। वही देविका तो हर्षवर्धन जी की बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और हकलाते हुए बोलती है कि पापा, आपके कहने का क्या मतलब है? सोनिया और दर्शित दोनों एक साथ, क्या आप उन दोनों की शादी करवाना चाहते हो, मुझे जानते हुए कि दर्शन की पहली ही शादी हो चुकी है? समीरा जब जहर की बात सुनती है तो वह गुस्से से उसे पर चलते हुए बोलती है तुम। हालांकि वह जल्दी ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक भीगी बिल्ली बन जाती है और वह मासूमियत से अपना सिर नीचे झुका लेती है, क्योंकि वो तनिष्क के सामने अपनी इतनी अच्छी बनाई हुई छवि को खराब नहीं करना चाहती थी। और फिर वो तनिष्क की तरफ देखती है और अपनी रुआंसी आवाज में उससे पूछता है कि तनिष्क, क्या राठौड़ परिवार के सभी नौकर इतनी ज्यादा घमंडी हैं जो मेहमानों से ऐसी बदतमीजी करते हैं? तनिष्क, जो कि जहर के बिहेव से पहले ही गुस्से में था, वो जब समीरा की बात सुनता है तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उसके सारे में आकर और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और जहर की तरफ देखते हुए उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो जाते हैं। और वह अपने गुस्से भरी आवाज में जहर से बोलता है कि जहर सिंघानिया, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अभी के अभी समीर से माफी मांगो। उसकी आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी, समीरा भी एक पल के लिए काम पर जाती है, लेकिन उसके इस तरह चलने से जहर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो चुप रहती है क्योंकि माफी मांगना उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। जब वह ये देखता है कि जहर बिल्कुल चुप है, उसे मेरा की बेइज्जती करने का कोई पछतावा नहीं हो रहा, तो वह और भी ज्यादा गुस्से से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। उसके लंबे कदम अपने जहर को भी छोटा कर दिया था। वो इस समय हद से ज्यादा डरावना लग रहा था और उसका और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर जहर के चेहरे पर भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी भौहें सिकोड़ लेती है। और तनिष्क जितने कदम उसके करीब आया था, बट ने ही कदम पीछे लेकर तनिष्का और अपने बीच की दूरी बनाए रखते हैं, जिसके कारण तनिष्क का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह जहर पर बढ़ते हुए बोलता है कि जहर सिंघानिया, बोलो मत कि तुम जहां की नैनी हो और एक नैनी होने के बावजूद तुम इतनी ज्यादा घमंडी हो और मेरे और मेरी होने वाली बीवी के साथ तुम बदतमीजी कर रही हो और जहां के रूल्स को नहीं मान रही, और इसलिए तुम्हें कल सुबह से जहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तनिष्का को जहर की कमजोरी के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि वह कैसे जहर को धमका सकता है। हुआ भी यही, जहर जब उसकी के बात सुनती है तो वह गुस्से से आ जाती है और वह तनिष्क से बोलता है कि तुम, लेकिन इसके आगे वो कुछ बोल भी नहीं पाती क्योंकि उसका मानना था कि तनिष्क बहुत ज्यादा बेशर्म है और उसे ऐसे बेशर्म लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। तभी उसके कानों में तनिष्क की आवाज एक बार फिर से पड़ती है और वह अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करके बोलता है कि अभी के अभी समीर से माफी मांगो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जहर को जाने ना देना चाहता हूं और जहर को सबक सिखाना चाहता हूं। जहर उसकी बात सुनकर फिर भी माफी नहीं मांगती, इसलिए तनिष्क अपने जबड़े को कसकर दूर कर जहर को देखा है और अपना हाथ आगे बढ़कर जहर की कलाई को कसकर पकड़ लेता है, जिसके कारण जहर की दर्द के कारण भौहें सिकुड़ गई। लेकिन इतना दर्द होने के बावजूद भी वह समीर के सामने और तनिष्का के सामने झुकना नहीं चाहती थी और वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह वैसे ही अपनी गर्दन को सीधी करके खड़ी रहती है। तनिष्क को उसका के रूप देखकर हद से ज्यादा गुस्सा और दिन हो रही थी, इसलिए वो चिल्लाते हुए जहर से बोलता है कि जहर सिंघानिया, अभी के अभी माफी मांगो, अगर तुमने माफी नहीं मांग तो तुम अभी ही जहां से जा सकती हो। उसकी चिल्लाहट की आवाज सुनकर जहर के सिर में और भी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। उसका सिर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ था, तनिष्क के बार बार चिल्लाने के कारण वो भी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बड़ी समीरा की नजरें कब से उसे पर ही टिकी हुई थी और वह जहर को देखे जा रही थी। हालांकि तनिष्क को चाहे जहर पर गुस्सा करते हुए देख रही थी, लेकिन फिर भी जब वो तनिष्क को जहर इतने करीब देखती है उसे गुस्सा बहुत आ रहा था और वह एक मासूम लड़की का नाटक करते हुए तनिष्क से बोलता है कि तनिष्क, इसे जाने दो, मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझकर मुझे बेइज्जत किया है। और वही इतना ज्यादा शोर सुनकर समर भी बाहर आ चुका था और जब नीचे का नजारा देखता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कनिष्क के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि यह चुड़ैल जहां पर क्या कर रही है। तो कनिष्क को उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वह उसे बोलता है कि चलिए नीचे चलकर देखते हैं कि बात क्या है। वही उसकी बात सुनकर समर भी अपना सिर हाँ में दिला देता है और वह नीचे जाकर देखते हैं तो के चेहरे पर घबराहट देखी जा सकती थी और वही कनिष्क ने अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ कर लिया था। तभी समर कनिष्क को देखा है और फिर तनिष्क को देखते हुए वह बोलता है कि बड़े भाई नाराज मत हो। उसके बाद वो जहर की तरफ देखता है जो कि अभी भी माफी नहीं मांगना चाहती थी।
और शायद उसकी माफी मांगने का कोई इरादा भी नहीं था, जिसको देखकर समर को अपने सिर में दर्द महसूस होता है। वह ये देखकर हैरान था कि चीज इतनी आसानी से कैसे बदल सकती है। पास्ट में जब भी तनिष्क को गुस्सा आता था तो जहर ही होती थी जो हमेशा माफी मांगती थी, लेकिन अब वो जिद्दी बच्चे की तरह अकड़कर तनिष्क के सामने खड़ी थी और उसकी माफी मांगने का भी कोई इरादा नहीं था, जिसे देखकर वह और भी ज्यादा हैरान था और हॉल का माहौल और भी ज्यादा तनाव वाला हो गया था। वही तनिष्क जितना जहर के इस गुस्से वाले चेहरे को देख रहा था, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह जहर का गला घोंटकर उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो सिर्फ घूर घूर कर ही जहर को देख रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।